तो आइए आज क्लास 12 क्लास 12 के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का थ्योरी का स्टार्ट करते हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखिए, पहला आपका हेडिंग है कि स्थिर वैद्युत विभव। देखिए यही है स्थिर वैद्युत विभव। तो कह सकते हैं कि अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। याद करो, अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। और आप कह सकते हैं इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तभी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर W/Q। याद करो, W/Q। देख रहे हैं ना, भी आपका वैद्युत विभव है, W आपका कार्य, Q आपका आवेश। तो भी बराबर W/Q ये सूत्र होता है। यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश ये सूत्र होता है। मात्रक में तो आप देख ही रहे हैं, इसका मात्रक वोल्ट भी आप लिख सकते हैं, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। एक बात से आपका होता है वैद्युत विभव का बीम आते हैं। देखिए ना, बीमा होता है भी बराबर, देखिए कार्य के लिए आपका mL²T/-2 आप जानते होंगे, बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जो Q है इसके लिए आप AT लिखेंगे और जो ऊपर है mL²T/-2 आप चढ़ा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो A के ऊपर -1 और T के ऊपर भी -1, नीचे एक एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस। तो बीमा जो निकल करके आएगा आपका mL²T/-3, क्योंकि T/-2 है, T/-1 गया है, T/-3 और A पर -1। तो इस तरीके से क्या निकल कर आ गया, बीमा निकल कर आया। समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है ना कि 1 वोल्ट का परिभाषा, जैसे आपने वैद्युत विभव के बताया था कि V बराबर W/Q होता है, इसी के आधार पर आपको 1 वोल्ट का डिफिनेशन भी बताना है। तो आइए हम लोग 1 वोल्ट का परिभाषा भी देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि, देखिए लिखा गया है कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ 1 वोल्ट विभव होगा। वैद्युत विभव जिस क्षेत्र की ओर अधिक होता है उधर धनात्मक होता है और वैद्युत विभव जिस क्षेत्र की ओर कम होता है उधर ऋणात्मक विभव होता है। तो आपको सिर्फ इतना कह देना है कि 1 वोल्ट यहाँ पर दिखा देंगे आप, और यहाँ पर 1 जूल बटा में 1 कूलाम। तो यही बात थी कि यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से अगला जो आपका टॉपिक आता है वैद्युत विभवांतर। याद करते हैं वैद्युत विभवांतर, तो इसको भी बता सकते हैं कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले क्षेत्र से उठाकर उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर ले जाते हैं तो हमें जितना कार्य करना पड़ता है तो उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो एकांक जो धनावेश होता है, एकांक जो धनावेश परीक्षण आवेश को सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसे भी हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। और आप कह सकते हैं कि VB - VA बराबर W/Q, VB - VA बराबर W/Q। देखिए एक चीज़ आपसे आता है कि वैद्युत विभवांतर के आधार पर 1 वोल्ट का परिभाषा लिखिए। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को उठा कर ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो ये पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये वैद्युत विभवांतर का डिफिनेशन हो गया, बता सकते हैं। चलिए आपके
एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है बिंदु आवेश के कारण। याद करो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, यानी आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, देखिए देखिए आपको मैं चित्र थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर, चित्र के हिसाब से, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक आवेश है प्लस क्यू, यहाँ पर एक आवेश है Q0, और यहाँ पर एक मध्य बिंदु है जहाँ पर A है, और यहाँ जो प्लस Q से A के बीच की दूरी R है, और प्लस Q से जो Q0 है इसके बीच का दूरी X है, और ये छोटा सा दूरी आपको dx दिखाएंगे। समझ रहे हैं बात को। देखिए यहाँ पर आपके पास Q0 है, Q है, यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर Q0 है, और यहाँ पर देखिए dx है, और यहाँ पर Q से लेकर के जो Q0 है इसके बीच की दूरी को x कहते हैं, और ये आपका r है। तो आप देखिए लिखे भी गए हैं, कुछ बातें इसमें लिखी गई है जिसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया है कि O बिंदु पर एक धनावेश रखा गया है। देखिए वो O बिंदु है, एक प्लस Q धनावेश रखा गया। O बिंदु पर एक धनावेश रखा गया है जिससे A बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो A बिंदु है इसी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O और OA के दूरी R और B से दूरी X बिंदु B पर परीक्षण आवेश रखा गया, X है, और जो बिंदु B है ये देख रहे हैं इसी पर परीक्षण आवेश रखा गया है, और B से C की दूरी dx रखा गया है, जो B है और C की दूरी है। अब यहाँ पर दिखा सकते हैं कि प्लस Q और Q0 के कारण वैद्युत बल। याद होगा, आप कूलाम के नियम से बता सकते हैं, जब आपके पास दो आवेश प्लस Q और Q0 हो तो इनके बीच लगने वाला बल का सूत्र याद करो, F बराबर 1/4πε0 गुण Q0 बटा में x स्क्वायर, दोनों का बीच का दूरी एक समान थे, x स्क्वायर। समीकरण नंबर आप 1 लिख सकते हैं। फिर आप आगे लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश B को उठाकर C तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर आप जो परीक्षण आवेश है उससे B से उठाकर जब C तक लाएंगे तो कार्य होगा W बराबर F इंटू dx cos थीटा। तो W बराबर F इंटू dx cos थीटा की जगह पर 180 रख देंगे, और देखिए W बराबर F इंटू dx cos 180 का मान -1, और W बराबर माइनस आई कर दीजिए F इंटू dx। और उसके बाद से आप यहाँ पर कर सकते हैं W बराबर, आप पढ़े होंगे आवेश के कारण, जो अभी आपको बताया गया था कि जहाँ बल है, समीकरण 1 में आप देखिए कि जहाँ बल है, जहाँ F है उसके जगह पर 1/4πε0 Q0 बटा में x स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पर वही किया गया है, जहाँ आपका F है उसके जगह पर आप माइनस आगे रख सकते हैं, उसके जगह पर 1/4πε0 गुण Q0 बटा में x स्क्वायर इंटू dx। अब W बराबर माइनस आपका ये Q0, लेकिन समाकलन करना है तो x स्क्वायर और dx, बस इतना ही रहना चाहिए और हम बाकी सब बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समाकलन करने पर, तो समाकलन में W बराबर माइनस ये Q0 बाहर निकल जाएगा, 4πε0 इंटू समाकलन रहेगा, और यहाँ R से इन्फिनिटी तक रहेगा, x देख रहे हैं ना, x पर नीचे 2 था ऊपर जाएगा तो x पर -2 इंटू dx हो जाएगा। उसके बाद से आप आगे और भी लिख सकते हैं, ऊपर गया है। अब उसके बाद से W बराबर माइनस Q0 बटा में 4πε0, और आप जानते होंगे इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का मतलब ये होता है कि जो घात होता है उसमें से एक घटा देते, एक जोड़ते हैं। तो आप देखिए x के ऊपर -2 है, आप इसमें +1 करेंगे, नीचे भी -2 + 1, और यहाँ R से लेकर इन्फिनिटी तक आप लिखते चलेंगे। W बराबर Q0 बटा में 4πε0, और यहाँ जो होगा x के ऊपर देखिए समझिएगा, x के ऊपर -1 नीचे -1, तो x के ऊपर -1 को नीचे कर देंगे 1/x, तो Q0 बटा 4πε0 1/x, यहाँ पर इन्फिनिटी, और यहाँ नीचे आपका R रहेगा। उसके बाद से W बराबर Q0 बटा में 4πε0, और अब आपको मान रखना है तो ये पहले में आप 1/x रखेंगे माइनस 1/r रख देंगे। उसके बाद से आप यहाँ पर W बराबर Q0 बटा में 4πε0 और R है तो आप R रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो डब्लू का मान आया क्यू 0 में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर हो गया। ये डब्लू बराबर हो गया। लेकिन आप यहाँ पर आएंगे परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत विभव, हमें तो विभव बराबर सिद्ध करना है, तो इसलिए परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र आप जानते होंगे, V बराबर W/Q0 होता है। V बराबर W/Q0, भी वैसे ही रखेंगे। जहाँ W है, ये मान आपका W का आया है, उतना W की जगह पर रख देना है Q0 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। नीचे आपका Q0 है तो वैसे ही Q0 रख देंगे। Q0 से Q0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आज बच जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और इसको आप चाहें तो सजा के लिख सकते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q/r। V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q/r। इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि आवेश के कारण वैद्युत विभव का कोई सूत्र पूछेगा तो आप इस तरीके से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q/r आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़, आपने पाठ नंबर 1 में जो पढ़ा था उसको बता दें कि आपने एक चीज़ पढ़ाया गया था जिसका नाम था वैद्युत द्विध्रुव, जिसको P बराबर Q/2L से पढ़ा था। यानी आपके पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश के बीच की दूरी अगर 2L है तो आपने कहा था कि आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है तथा इसका बीमा LTA होता है। तो और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र। तो आज हम लोग और चीज़ पढ़ते हैं, देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। तो चलिए आपको थोड़ा सा पहले फिगर में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर बनाया गया है। फिगर समझिए, यहाँ पर एक +Q आवेश दिखा देंगे। ये देखिए +Q आवेश, थोड़ा सा आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये आपका रहेगा यहाँ पर, ये +Q आवेश है और ये -Q है। वही बात है, यहाँ पर एक +Q आवेश है और एक -Q आवेश है और बीच में आपका क्या है, L है। और Q से L के बीच की दूरी, Q से O के बीच की दूरी L, फिर आपके O से जो +Q है इसके बीच की भी दूरी L हो जाएगा। और O है और जो जिस बिंदु, ये बिंदु P है, अक्षीय में कहेगा तो ये अक्ष पर दिखाएंगे। जैसे ये A और B तो अक्षीय पर कहेगा तो इस अक्ष पर आप दिखा देंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अक्ष पर कहेगा तो ये बिंदु P है, तो अगर आप यहाँ से इसकी दूरी लेते हैं, R लेते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से लेकर के ये R है, तो यहाँ जो 20 है इसकी दूरी निकालेंगे तो R - L हो जाएगा, R - L हो जाएगा। आपको मालूम भी होगा यहाँ से लेकर पूरा R है, ये तो L घटाना पड़ेगा ना। यहाँ से लेकर के O से लेकर के पूरा जो P तक है R है, जब आप यहाँ B से लेंगे तो R - L हो जाएगा। और फिर आप जो Q देख रहे हैं, यहाँ से अगर लेते हैं तो ये तो L है, यहाँ पर यहाँ से O से लेकर के A तक L है और O से ये क्या है, R है, तो यहाँ Q से लेते हैं तो R + L हो जाएगा। तो एक R + L और एक हमारा R - L हो जाएगा। इस तरीके से दो आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो पहला जो होगा, इस बिंदु के कारण प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र में पहले आपके V बराबर जो आपका निकल करके आएगा वह ये रहेगा कि V1 जिसको आप कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q/r - L, समीकरण नंबर 1। इसके इस आवेश के कारण, ये जो Q आवेश देख रहे हैं, इसके कारण जब आप निकालेंगे तो देखिए इसका बीच का दूरी R - L है, तो आप R - L लिख देंगे। उसके बाद से सेकेंड नंबर आप दिखा सकते हैं -Q के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। ये -Q है तो -Q के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे -Q/r + L हो जाएगा। उसके बाद से आपको बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कुल विभव दिखा दीजिएगा। कुल विभव V बराबर V1 + V2, V बराबर
V1 का मान आपने देखा था, V1 का मान अभी आपने लाया था, आप देख भी रहे हैं 1/4πε0 गुणे Q बटा R माइनस L। तो जहाँ V1 है उसके जगह पर 1/4πε0 गुणे Q बटा R माइनस L प्लस V2 का मान अभी आप देखिए, आपने V2 का मान भी लिखा है 1/4πε0 गुणे माइनस Q बटा R प्लस L। लेकिन इसका मान कभी भी माइनस आप रखेंगे तो 1/4πε0 माइनस Q बटा R प्लस L हो जाएगा। अब ज़रा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी Q है, यहाँ भी 4πε0 है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी 4πε0 है। तो आप यहाँ से देखिए V बराबर Q बटा 4πε0 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, देखिए ये Q निकल गया, 4πε0 निकल गया, बचेगा 1 बटा R माइनस L, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटा R प्लस L हो जाएगा। उसके बाद से V बराबर Q बटा 4πε0 आप तीसरा तीसरी गुणा करेंगे, एक में R प्लस L से गुणा करेंगे तो R प्लस L माइनस फिर R माइनस L के गुणा एक में करेंगे तो R माइनस L कोष्टक में लिखिएगा, नीचे जो है R माइनस L और R प्लस L वैसे ही लिख देंगे। फिर से आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपके आ जाएगा V बराबर Q बटा 4πε0 गुणे जरा हाई R प्लस L है तो R प्लस L वैसे ही रखेंगे, माइनस हाई गुणा करेंगे तो R माइनस प्लस L, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस R से माइनस R कट जाएगा तो V बराबर Q बटा 4πε0 गुणे L और L जब जोड़ेंगे 2L बटा में R स्क्वायर। उसके बाद से V बराबर 4πε0 और Q इंटू 2L के जगह पर हमने P आपको बताया था कि अभी कहीं भी P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो यहाँ पर आ भी गया है Q इंटू 2L, तो उसके बाद P रख देंगे तो V बराबर 1/4πε0 गुणे P बटा R स्क्वायर। ये देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर अच्छी स्थिति में जब आप वैद्युत विभव का सूत्र निकाल रहे हैं तो 1/4πε0 गुणे P बटा R स्क्वायर आ रहा है। आप जो पाठ नंबर 1 में पढ़ रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जब आप वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकाल रहे थे तो उसका मान आ रहा था 1/4πε0 गुणे P बटा R क्यू, यानी 2P बटा R क्यू आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ P बाई ये आ रहा है। चलिए उसके बाद से अब निरक्षीय स्थिति में हम लोग दिखाएंगे। देखिए जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, या कितने लोग कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो होता है जब अक्ष पर बिंदु न हो तब वैद्युत विभव का सूत्र। तो मैं आपको एक बार फिर इसका भी फिगर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके दो आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है। जो बीच वाला बिंदु है उसको ये दिखाया गया है, चित्र आप समझने का प्रयास करेंगे। ये प्लस Q आवेश रखा गया है यहाँ पर, एक यहाँ पर माइनस Q आवेश, एक सीधा रेखा है, इसके बीच का जो बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है, उसको O रखे हैं, और माइनस Q से जो O वाला दूरी है उसको L माना है, हमने स्मॉल L से प्रदर्शित किया है। माइनस Q से जो आपका O वाला है उसको स्मॉल L से प्रदर्शित किया है, और O से जो प्लस Q वाला है इसको भी L से प्रदर्शित किए हैं। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ जो O बिंदु देख रहे हैं, O से जो P है, इस O से जो P की दूरी है वो आप दिखा सकते हैं R है, O से P की दूरी R है। तो यहाँ पर कोण कितना है, 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पढ़े भी होंगे, ये कर्ण है तो आप यहाँ पर बता भी सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो करनी के अंदर L का स्क्वायर और R का स्क्वायर आ जाएगा, तो करनी में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर सेम आपका आएगा, बराबर आपका आएगा। तो ये चीज़ आप दिखा देंगे। तो आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसमें आपको पहले एक प्लस Q आवेश यहाँ पर देख रहे हैं और एक माइनस Q आवेश है। तो आप इसमें दिखा सकते हैं कि प्लस Q के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो आप यहाँ पर V1 बराबर 1/4πε0 Q बटा, देखिए R का काम कौन करेगा, ये करेगा, आप जरा देखते रहिएगा। ये आपकी आवेश से इसकी दूरी है, तो Q बटा करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो V1 बराबर 1/4πε0 गुणे Q बटा करनी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर समीकरण नंबर 1 मानेंगे।
उसके बाद से यहाँ पर और लिख सकते हैं माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो माइनस क्यू के कारण जब वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करेंगे तो V2 बराबर 1/4 पाई, देखिए ये माइनस क्यू है, देख रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे माइनस क्यू बटा, फिर यही आपका दूरी होगा करनी में r² प्लस l²। उसके बाद से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुल विभव। जब कुल विभव की बात करेंगे आप तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। और आपने अभी देखा कि जो V1 का जगह पर आप कितना रखेंगे तो V1 का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q बटा करने में r² प्लस l²। तो जहाँ V1 है उसके जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q बटा करने में r² प्लस l² प्लस जहाँ V2 है V2 का मान भी आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे माइनस क्यू बटा r² प्लस l²। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे माइनस क्यू बटा करनी में r² प्लस l²। जरा देखिए ये माइनस है, अब आपको सेम यही कंडीशन है, उतार देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे क्यू बटा करनी में r² प्लस l² माइनस गुणा करेंगे यहाँ पर ये माइनस और प्लस जब गुणा होगा तो माइनस आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे यहाँ पर क्यू बटा करनी में r² प्लस l²। सेम है, ये जितना मान है इतना ये भी है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, कट गया तो V बराबर आपका 0 आ जाएगा, यानी जो वैद्युत विभव का मान निकल कर आएगा 0। हालांकि आपको याद जरूर होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति में जब भी वैद्युत विभव पूछेगा तो इसका मान आपका 0 आता है। तो इस तरीके से यह भी आपका एक टॉपिक था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद से आपको देखिए नेक्स्ट जो आया है, कहता है कि आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। कई आवेश हैं तो कई आवेश के कारण जब वैद्युत विभव का सूत्र पूछेगा तब देखिए बिंदु P है, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक आवेश है Q, यहाँ पर मान लीजिए एक आवेश है QX है, QR है, चाहे Q है, यहाँ पर ये सब आपके आवेश दिए गए हैं, QZ आपका है। तो इस कई आवेश निकाय के कारण बिंदु, देखिए बिंदु P पर QX के कारण विभव, ये देखिए यहाँ पर QX माने हैं नो, तो QX के कारण जब आप विभव निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे QX बराबर RP, यहाँ पर R प्लस P लिखा गया है, तो आप यहाँ पर R1P लिख सकते हैं, ठीक है ना, यह केवल दूरी आपका है R। इसी तरीके से आप बिंदु P पर QZ के कारण वैद्युत विभव, तो VZ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे QZ बटा में RZP। बिंदु P पर Q और E के कारण वैद्युत विभव, तो V3 या 3 लिखिए, जो भी आपका हो, चाहे तो आप V1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, Q4 के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, और ये Q5 के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, ठीक है। कुल विभव जब पूछेगा तो याद करिए कई आवेश हैं, कुल विभव जब आपके पास आएगा तो आप देख रहे हैं V बराबर V1, आप देख रहे हैं यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, तो V बराबर, जरा इसमें भी आप लिखेंगे तो आपका सेम आएगा। देखिए सब V1 का मान भी आप ऊपर देख रहे हैं, जो V1 का मान है यहाँ पर निकल कर आया है, बस Q बटा में R1P, यहाँ V2 का मान है Q2 बटा में R2P, V3 का है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 बटा में R3P, V4 का है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q4 बटा में R4P, ये सब आपके हैं। तो सब मान आपको यहाँ पर ऐड कर देना है जहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मान है उसके जगह पर V1 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा, देखिए सब में आएगा, इसमें भी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सब में आएगा। तो यहाँ भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे तो Q बटा R1P हो जाएगा, प्लस Q2 बटा R2P प्लस Q3 बटा R3P प्लस Q4 बटा R4P प्लस Q5 बराबर R5P हो जाएगा। तो अब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरे के जगह पर आप Q बटा R मान सकते हैं, पूरा जितना दिया गया Q बटा R लिख सकते हैं। तो इस तरीके से
अच्छा, तो इतना भी लिख सकते हैं, जो आप जितना आप देख रहे हैं उतना भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद से एक और आपके सामने है, कहता है कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ के बारे में देखिए, किसी माध्यम में वह पृष्ठ जिसके, याद रखो, किसी माध्यम में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। याद करते हैं हम लोग, किसी भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर जहाँ पर विभव सबके लिए समान होता है उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसको भी हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ में आप थोड़ा सा, आपको मैं एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ कि आखिर समविभव पृष्ठ का चित्र क्या होगा। देखिए यहाँ पर है समविभव पृष्ठ, देख रहे हैं, ये बिंदु प्लस क्यू या क्यू आवेश है। इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो समविभव पृष्ठ आपका समान होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि, और हालांकि वैद्युत विभव जो होता है किसी भी पृष्ठ पर आप निकालेंगे तो V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ पर एक बात और हम लोग पढ़े थे, वैद्युत बल रेखाएं अगर बात करते हैं कि प्लस क्यू आवेश होता है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपके समविभव पृष्ठ की बात होती है और इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समविभव पृष्ठ, हमने कहा कि वह किसी बिंदु पर स्थित वह पृष्ठ जहाँ पर वैद्युत विभव एक समान होता है उसी को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए कुछ और बातें इसमें हैं कि समविभव पृष्ठ के कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ। पहला आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समविभव पृष्ठ के अंदर किसी वस्तु की गति करने पर कार्य शून्य होता है। तो एक बात तो है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, और समविभव पृष्ठ के अंदर किसी वस्तु को कार्य कराने पर कार्य जो होता है शून्य होता है। कैसे होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आप पढ़े भी होंगे कि VA माइनस VB बराबर WAB बटा क्यू, यानी कार्य बटा आवेश। जब आपने कहा है कि सभी बिंदु पर विभव समान होता है तो जहाँ VA है तहाँ हम लोग VB रख सकते हैं। बाबू, आपने खुद कहा है कि जो विभव होता है हर एक बिंदु पर समान होता है, तो जहाँ VA है, आप चाहें तो थोड़ा और सही करके लिख सकते हैं। यहाँ पर V नीचे A कर दीजिएगा और बराबर में VB, तो जहाँ VA है वहाँ पर हम लोग VB लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसमें भरेंगे तो VB माइनस VB, जहाँ VA है VA की जगह पर VB रख देंगे, तो VB माइनस VB बराबर WAB बटा क्यू। अब इसको जब काटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर WAB बटा क्यू। तीछा तीछी गुणा करेंगे तो WAB का मान 0। तो दो गुण हमने देखा, पहला कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, और दूसरा कि समविभव के अंदर किया गया कार्य शून्य होता है। आपने सिद्ध करके भी दिखा दिया। अब इसमें तीसरा कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जो समविभव पृष्ठ होता है हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो कैसे समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, देखिए आप पढ़े होंगे कार्य DW बराबर, छोटा सा कार्य होगा। देखिए इसको हम लोग D से जब डिनोट किया है तो कार्य बहुत ही छोटा सा होगा, तो DW बराबर A इंटू DR, और कार्य अभी आपने सिद्ध किया 0 बराबर A इंटू DR कॉस थीटा। वेक्टर जब हटाएंगे तो कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा। अब 0 वैसे ही रखेंगे जैसा है, E इंटू DR नीचे आ जाएगा बराबर कॉस थीटा। और उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पर क्यों लिख दिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यदि वेक्टर A इंटू वेक्टर B हो तो इसके पे AB कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद से ये पूरा जब भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, केवल आपका कॉस थीटा वैसे ही रखेंगे। जब ये पूरा भाग देंगे तो 0, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 में देखेंगे किसका मान होता है, कास 90 का, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आपका आ गया। तो इस तरीके से आपके बता सकते हैं कि थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब भी पूछा जाता है तो वह बात को आप आराम से बता सकते हैं। उसके बाद से एक आपके पास टॉपिक भी पूछा जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जब भी आपके पास संबंध पूछता है तो आप E बराबर याद जरूर रखिएगा V बटा L आप लिख सकते हैं। ठीक है, E बराबर V बटा L। E आपका वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V आपका वैद्युत विभव है, और L जो आपका है, ठीक है ना, L आपकी लंबाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग महत्वपूर्ण संबंध हमने देखा कि कौन सा संबंध है। एक बार फिर देखिए, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में कई बार आपसे संबंध पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं
कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, तो आप E बराबर V बटा L लिख सकते हैं, जहाँ V आपका वैद्युत विभव है, L आपकी लंबाई है, तो E बराबर V बटा L। V जहाँ पर वैद्युत विभव है और L हमारी लंबाई है। और कुछ बातें और इसमें आपके पास लिखा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। तो आप जरूर बात याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ विभव में सर्वाधिक कमी होती है। दूसरा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये विस्थापन है, यल को विस्थापन कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डी भी कह सकते हैं। तो ये छोटा सा एक आपका हेडिंग था कि वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है, तो ई बराबर V बटा यल होता है। कहीं आपको V बटा डी भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि डी भी आपके पास दूरी ही होता है। तो ये चीज़ भी अगर आपसे पूछा जाए तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक और आपके पास टॉपिक आता है कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। याद जरूर रखेंगे कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q बटा R होता है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q बटा R होता है। जब भी केवल एक आवेश, जब भी एकल आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र पूछेगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q बटा R होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक आता है, जिसका नाम होता है कि आवेश के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो समझिए थोड़ा सा कि आवेश के कारण जब निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछेगा, तो आप कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के आवेश को उठाकर किसी निकाय के अंदर लाने में किया गया कार्य जितना करना पड़ता है, उसी को आवेश के निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो एक चीज़ तो हमने जाना कि अगर अनंत से एकांक या कई आवेश को उठा करके किसी बिंदु तक हम लाते हैं और लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए चला आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास पहले दो बिंदु के आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए पहले दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा, ये आपको सबसे पहले सिद्ध करने के लिए कोई पूछ देता है कि दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो आपको मैं बता दूं, आपके पास दो आवेश है, एक आपका है Q2 और एक होता है Q1, और इसके बीच का जो दूरी है R12 मान लीजिए। एक तो देखो आप समझिए, एक ये बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है। इसका मान लीजिए कि Q1 है और इसका जो मान है Q2 आप मान लीजिए। दोनों बिंदु आवेश है। तो अगर आप V लिखते हैं तो V बराबर पहले बिंदु के कारण V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q आप लिख सकते हैं बटा R आप लिख सकते हैं। Q1 बटा R आप समीकरण नंबर इसको 1 मान सकते हैं। और आप Q यहाँ पर लिख सकते हैं Q2 के कारण किया गया कार्य, तो W बराबर V गुणे Q। आपने पढ़ा भी होगा V बराबर जब W बटा आपने Q पढ़ा है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो W बराबर V गुणे Q2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर दिखा सकते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या जो 2 का देखिए जो V बराबर आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R है। तो आप Q1 बटा R है तो Q1 बटा R आप समीकरण नंबर जो 2 देख रहे हैं। W तो वैसे ही रखिए, जहाँ V है उसके जगह पर ये उठा करके मान को रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 अपान R1 गुणे Q2। तो ज़रा देखिए अब जो कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा, जो आप कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो अब U बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 बटा में R12 आपका हो जाएगा। स्क्वायर इसमें नहीं रहता है, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 बटा में R12, या केवल आप R लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो बिंदु आवेश के कारण ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र रहा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 बटा में R। उसके बाद से ज़रा देखिए एक और आपके पास हेडिंग आता है कि तीन बिंदु आवेश के कारण। याद करो, तीन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो
तीन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो देखिए आपके पास मान लीजिए तीन बिंदु है, तनी आपके पास देखिए चित्र में एक आपका Q1 है, यहाँ पर Q2 है और ये Q3 है। तो Q1 Q2 Q3 तीन आपका बिंदु आवेश है। हालांकि देखिए Q3 और Q1 के बीच के दूरी को R आपका ये लिखा गया है 1-3 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर R12 यहाँ पर ये R13 है, उसके बाद से यहाँ पर R12 है और ये R23 है। जो आवेश होगा वही अंक आप R के नीचे उतार देंगे, वो हो जाता है। तो तीन आवेश के कारण जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो आप यहाँ पर कुल U बराबर आप लिख सकते हैं U12 प्लस U23 प्लस U31 लिख दीजिए और इस तरीके से आप पूरा ऐड कर दीजिए। तो जब आप U इसके लिए लिखेंगे 12 के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 बटा में R12 अभी आपने लाया था, प्लस इसके लिए जब आप 23 के लिए लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q2 इंटू Q3 बटा में R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q और यहाँ पर ये जो होगा 3 और Q1 बटा में R13 आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आप देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कामन है, तो आप U बराबर ये कामन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आपके पास जो मान आएगा Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q2 Q3 बटा में R23 प्लस Q3 Q1 बटा में R13। इस तरीके से तीन आवेश के कारण जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो U बराबर आपके पास इतना आ जाएगा। उसके बाद से आगे जब आपको पूछा जाता है तो कह सकते हैं कि चार बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। चार बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि चार बिंदु आपके पास दिया गया, थोड़ा और इधर आपको चित्र को दिखा देते हैं। ये आपके पास चार बिंदु है। चार बिंदु में देखिए ये मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। चार बिंदु आपके पास है Q1 Q2 Q3 Q4 है। चलिए तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर जो Q1 है Q3 है तो Q13 आ जाएगा, यहाँ पर R13 आ जाएगा, R ये 12 हो जाएगा। देखिए एक बार आप इसको लिखिए, पहले समझिए। Q1 है Q2 है तो R आप 12 लिख सकते हैं, Q2 है Q3 है तो R आप 23 लिख सकते हैं, Q3 है Q4 है तो R आप 34 लिख सकते हैं, और 1 है और 4 है तो R आप 14 लिख सकते हैं या 41, जो भी आप लिखिए। लेकिन अगर Q1 और अगर Q3 लेते हैं तो इसको R आप 13 लिखेंगे, और यहाँ पर Q4 और Q2 लेते हैं तो R आप 24 लिखेंगे। ठीक है। तो अब इसके कारण जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जब पूछेगा तो आप U बराबर चारों को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चार बिंदु के कारण निकल जाएगा। उसके बाद से एक और आपके पास नया टॉपिक आता है जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। तो इसको भी हम लोग देखते हैं आज, विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए कहेंगे जब किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर या करने के लिए बैटरी द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए आपको बताया गया कि जब किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ है, जब किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर या करने के लिए आप बैटरी द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे आप कह सकते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक आप कह सकते हैं वोल्ट होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो आपको जरूर याद हो गया होगा, किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट इसका मात्रक होता है। उसके बाद से बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब आपके पास एक और सा जो क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए आपको सामने थोड़ा सा
चित्र भी और स्पष्ट दिखा दें कि ये आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है। देखिए इस तरीके से आप खींच देंगे, ये से जो ये रेखा आप ये देख रहे हैं, ये रेखा ये सब रेखा अगर खींच देते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई द्विध्रुव रेखा है, इसके बीच में जो कोण बनता है थीटा, और जो आवेश है इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी को आप 2a मान सकते हैं। तो आइए अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ चित्र से। बल आघूर्ण पढ़े होंगे और आपने सिद्ध भी किया होगा पाठ 1 में। टा बराबर, ये टा आप पढ़ते हैं जिसको बल आघूर्ण हम लोग कहते हैं। टा बराबर P इंटू ई। पी आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ई आपका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है। तो बल आघूर्ण टा बराबर P इंटू ई लिख सकते हैं। और तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य W बराबर E इंटू डी थीटा। उसके बाद से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं बराबर में आप कि बल इंटू दूरी होता है किया गया कार्य, बल इंटू दूरी। और आप यहाँ पर θ1 से θ0 तक टा बाह्य गुणे थीटा इंटू डी थीटा। तो θ0 से θ1 कर दो, θ0 से θ1 कर दो। तो यहाँ पर आप जरा देखिए, जहाँ टा है उसके जगह पर पी ई, टा की जगह पर पी ई, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। आप पढ़े भी होंगे पी ई, यहीं पर आप दिखा दीजिए कि साइन थीटा होता है। उसके बाद से आपको थोड़ा सा θ0 से θ1 तक पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर पी ई बाहर निकाल लेंगे, θ0 से θ1 तक साइन थीटा आप उसे ही लिखेंगे, इसके साथ डी थीटा रहेगा, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। W बराबर माइनस पी ई, और यहाँ पर क्योंकि साइन थीटा का आप जानते होंगे समाकलन कॉस थीटा होता है, लेकिन ये भी माइनस के साथ। याद करो, अगर थोड़ा सा मैं बता दूं, समाकलन साइन थीटा है तो ये माइनस कॉस थीटा में चेंज होता है। तो माइनस पी ई कॉस थीटा, θ0 से θ1 तक। W बराबर माइनस पी ई, एक बार थीटा की जगह पर θ1 रखेंगे, यहाँ से कॉस θ1 ऊंच मान है, माइनस कॉस θ0 आपका हो जाएगा। तो आपके पास W बराबर माइनस पी ई, यहाँ पर कॉस θ1 का मान π/2 90 माइनस कॉस थीटा वैसे ही रखेंगे। उसके बाद से W बराबर माइनस पी ई कॉस, ये देखिए पाई का मान 180, 180/2, 2 से 180 काटेंगे 90, माइनस ये कॉस थीटा वैसे ही रखेंगे। तो W बराबर माइनस पी ई कास 90 का मान 0 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर माइनस पी ई और वो 0, तो केवल आपका हो जाएगा, जब माइनस पी के गुणा 0 में 0, माइनस पी के गुणा कॉस थीटा में, तो पी ई कॉस थीटा आपका निकल करके आ जाएगा। समझ गए बात को। और इस तरीके से आप अगर W1 बराबर एफ इंटू दूरी है तो W1 बराबर माइनस ई इंटू क्यू इंटू 2a, तो W1 बराबर माइनस पी, तो E1 बराबर माइनस पी, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इतना ज़रूर आप याद रखेंगे कि किया गया जो कार्य निकल कर आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वह माइनस पी ई कास थीटा निकल करके आता है। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कार्य पूछेगा तो इतना लिख सकते हैं। उसके बाद से आपके पास एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है चालक स्थिर वैद्युतिकी। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन आते हैं। चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। कोई भी चालक है उसके अंदर अगर आप जाएंगे, चालक तो जानते ही होंगे, चालक वह पदार्थ होता है जिसमें आप वैद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। यानी कह सकते हैं कि जब किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर या उसके भीतर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चालक के भीतर हर स्थान पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो आप सीधे कहेंगे 0 होता है। सेकेंड, आप कह सकते हैं कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर या पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। यह भी बता सकते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है तो पृष्ठ के अंदर धारा बहती है, जबकि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत न हो तो उस पृष्ठ के अंदर कोई धारा नहीं बढ़ता है या बहता है। उसके बाद से 3 नंबर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। तो चालक के अंदर केवल आवेश को मिलाने वाला रेखा पर ही आवेश पाए जाते हैं। उसके अलावा चालक के किसी भी बिंदु पर आवेश नहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। कुछ और भी
यहाँ पर हेडिंग्स आपके पास आ रहे हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। देखिए, परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है, इसका अगर डिफिनेशन कोई पूछता है तो आप कहेंगे वे माने वे पदार्थ होते हैं, माने वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो उसी को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बस इतना आप याद रखेंगे। जैसे हम लोग अचालक का डिफिनेशन देते हैं कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से परावैद्युत पदार्थ भी होते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम लोग आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद से एक और आपके पास आता है ध्रुवण। ध्रुवण के भी बारे में बता सकते हैं कि जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमेनिल पर डाला जाता है, जब अध्रुवित प्रकाश को, नहीं अध्रुवित प्रकाश होता क्या है, जो आप प्राकृतिक प्रकाश देखते हैं सूर्य से, विद्युत बल्ब से, या जितने भी आपके यंत्र होते हैं जो उससे प्रकाश निकलता है, सब आपके अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। तो देखिए, जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमेनिल पर डाला जाता है तो जो प्रकाश की किरणें समांतर होती है उसे टूरमेनिल के अंदर रह जाती है, और जो लंबवत होती है वो बाहर निकल जाती है। इस घटना को हम लोग ध्रुवण कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमेनिल पर डाला जाता है तो जो प्रकाश की किरणें समांतर होती है, जैसे मान लीजिए टूरमेनिल है, जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से समांतर होती है ये टूरमेनिल के अंदर ही रह जाती है, और जो लंबवत इस तरीके से होती है वह टूरमेनिल से बाहर निकल जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। उसके बाद से एक और आपके पास नया टॉपिक आता है जिसका नाम होता है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो आइए, वैद्युत धारिता आप बता सकते हैं किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। देख रहे हैं, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक फैराड होता है। हालांकि जो फैराड होता है हम उसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक फैराड होता है। और देखिए, आपको मैं बताऊं कि आवेश और विभव के समानुपात को, यानी आवेश और विभव के अनुपात को भी वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी C बराबर आप चाहें तो Q/V भी लिख सकते हैं। C बराबर Q/V, यानी आवेश और विभव के अनुपात को भी वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा का बता सकते हैं फैराड होता है। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि Q समानुपाती भी, यानी जो आवेश होता है विभव के समानुपाती होता है। Q समानुपाती भी, यहाँ जो Q होता है वह विभव के समानुपाती होता है। Q जो है आवेश है, जो आवेश होता है विभव के समानुपाती होती है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो C आ जाता है, तो Q बराबर C/V। अब ज़रा देखिए, C वैसे ही रखिए जैसे है, V बटा में आ जाता है, तो यहाँ से बन जाता है कि आवेश और जो विभव होता है इसी को अनुपात को भी वैद्युत धारिता कहते हैं। या किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसको भी हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। जरा देखिए, एक चीज़ और है, अगर मैं कहूँ कि जो वैद्युत धारिता होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो आप इसके मात्रक में कूलाम प्रति वोल्ट, मात्रक देखिए, जहाँ Q है तहाँ पर आप कूलाम लिख सकते हैं, जहाँ V है वहाँ पर वोल्ट लिख सकते हैं। तो मात्रक में आप कूलाम प्रति वोल्ट या इसी को फैराड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से अगर आपको बीमा में पूछूं कि जो C होता है, C का बीमा क्या होता है, तो आप बीमा भी Q के लिए 80 लिख सकते हैं। और जो आपका मान पूरा बीमा अगर आप निकालते हैं तो इसका जो बीमा निकल कर आएगा, देखिएगा, M पर -1, L पर -2, T पर 4, A पर 2 आ जाता है। तो आपने देखा कि अगर हम बीमा निकालें तो इसका जो बीमा निकल करके आएगा, M पर -1, L पर -2, T पर 4 और A पर 2, ये बीमा आपका निकल करके आ जाता है। उसके बाद से एक और आपके पास आता है कि किसी भी चालक का वैद्युत धारिता शून्य नहीं हो सकता है। ये जरूर याद रखेंगे, नोट में कुछ बातें होती है जिसमें पहला आप कह सकते हैं कि किसी भी चालक का वैद्युत धारिता शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा में कह सकते हैं
कि किसी चालक की धारिता उसकी आकृति, आकार, माध्यम और ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो महत्वपूर्ण बातें भी आप देख सकते हैं कि किसी चालक का वैद्युत धारिता शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा कह सकते हैं किसी चालक की धारिता उसकी आकृति, आकार, माध्यम और ताप पर निर्भर करता है। तो ये बात भी आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें को अगर कोई पूछता है तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर एक फैरेड का परिभाषा आपको बताना है कि एक फैरेड का आपने अभी देखा कि C बराबर Q बटा V होता है। सिंपल से आप यहीं से समझिए, जहाँ V होगा तहाँ 1 वोल्ट लिख सकते हैं, जहाँ Q होगा तहाँ 1 कूलाम लिख सकते हैं। तो ज़रा देखिए, तो यहाँ पर एक फैरेड, क्योंकि वैद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है, तो जहाँ V है तहाँ 1 वोल्ट और जहाँ Q है तहाँ पर आपको 1 कूलाम लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर या 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव का मान यदि 1 वोल्ट हो जाता है तो वहाँ वैद्युत धारिता 1 फैरेड होता है। यानी कहा गया कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तो वहाँ वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगा। तो आपने फैरेड का भी परिभाषा देख लिया। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप चलेंगे तो आपके पास से एक आता है टॉपिक, बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आप गोलीय चालक के धारिता का सूत्र। तो देखिए कई बार आपसे के सामने ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो गोलीय चालक होता है, गोलीय चालक के धारिता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए आप फिगर में देख भी रहे हैं कि आपके पास एक चालक बनाया गया है, एक आवेशी चालक है जिसका आवेश आप Q दिखा सकते हैं। तो आपके पास एक चालक है जिसका आप कह सकते हैं कि आपके पास एक आवेशित गोला है जिसके जो त्रिज्या है ए, स्मॉल ए माना गया, आप चाहें तो आर भी मान सकते हैं, जिसकी त्रिज्या थोड़ा और फिगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप इसके लिए गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या आप ए मान सकते हैं। सब ये आपके इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो देखिए अब आपको हम लोग सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं इसको आप पढ़े भी होंगे कि V बराबर, जब आवेश के कारण वैद्युत विभव की बात करेगा तो आप लिख सकते हैं कि आवेश के कारण जब वैद्युत विभव की बात करेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपका परिवर्तनांक है गुणे Q बटा A। हालांकि अगर त्रिज्या R आप लिए होते तो Q बटा R होता, लेकिन जब त्रिज्या आपने A माना है तो Q बटा A हो जाएगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा A हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और उसके बाद से C बराबर Q बटा, आप पढ़े भी होंगे, अगर C बराबर Q बटा क्या होता है तो Q बटा आपका V होता है, Q बटा V होता है। यहाँ पर आप V लिख सकते हैं। Q आपका C वैसे ही Q जैसे है वैसे ही आप लिखेंगे, लेकिन V के जगह पर जितना मान आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा जो A है उसको आप रख देंगे। तो Q वैसे ही रखेंगे जहाँ V है, V के जगह पर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के ए, जैसे मान यहाँ पर टोटल है उस मान को हमने रख दिया। Q से Q कट जाएगा, ऊपर लेकर के जाएंगे तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और के ए आ जाएगा। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए आ जाएगा। तो गोलीय चालक के लिए ये आपका हो जाता है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि जब माध्यम निर्वात हो, एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें कंडीशन होता है कि जब माध्यम निर्वात हो तो के का मान आपका 1 हो जाता है। जब माध्यम निर्वात हो तो के का मान 1 हो जाता है। तो इस समीकरण में जब के का मान आप 1 रखेंगे तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। जब निर्वात होता है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा। जो के होता है, के का मान आपका 1 हो जाता है। आइए उसके बाद से एक और आपके सामने टॉपिक आता है जिसका नाम होता है संधारित्र। तो आप इसमें संधारित्र में कह सकते हैं कि संधारित्र थोड़ा सा और मैं आपको संधारित्र में बता सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस चालक के विभव को कम करके उसके वैद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो आपने संधारित्र के बारे में देखा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक का मतलब लोहा वगैरह जो भी होगा, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस चालक के
विभव को कम करके उसके वैद्युतधारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसके विभव को कम करके उसके वैद्युतधारिता को बढ़ाया जा सकता है। इसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं। देखिए, नोट में कुछ बातें मैं बताता हूँ संधारित्र के बारे में। देखिए, पहला आप कह सकते हैं कि संधारित्र में दो प्लेटें होती है। प्रत्येक प्लेट पर परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश पाए जाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो हमेशा दो प्लेट दिखाई देती है। एक मान लीजिए क्यू है, परिमाण में समान होता है। इसका मान अगर 10 कूलाम है तो इसका भी मान 10 कूलाम होगा, लेकिन जो प्रकृति होगा उसमें अलग अलग होते हैं। अगर एक आवेश आपके प्लस में होता है तो जो दूसरा आवेश होता है वह माइनस में होता है। तो वही है संधारित्र की विशेषता में कि संधारित्र में दो प्लेटें होते हैं। प्रत्येक प्लेट पर परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित होते हैं। तो ये पहला आपका चीज़ है जिसको आप बता सकते हैं। दूसरा नंबर में आप बता सकते हैं कि दूसरा नंबर में आप कह सकते हैं कि ऋण आवेशित प्लेट का बाहरी सिरा भू संपर्कित होता है। देखिए, ऋण आवेशित प्लेट का बाहरी सिरा भू संपर्कित होता है। दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। यानी जो आपके ऋण आवेशित प्लेट होता है उसके बाहरी सिरा को हम लोग भू संपर्कित माने होता है पृथ्वी से जोड़ देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कहने का मतलब एक आपका ये प्लेट है, एक प्लेट है जो माइनस वाला है, उस प्लेट को लिया करके आप पृथ्वी से जोड़ सकते हैं और दोनों के बीच में आपके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो ये चीज़ को भी आप बता सकते हैं। चलिए, उसके बाद से आपके पास एक और नया टॉपिक आता है जिसमें आप बता सकते हैं कि समांतर प्लेट के संधारित्र या धारिता का सूत्र। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता का सूत्र सिद्ध करने के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि समांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता का सूत्र आप कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, आपके पास दो प्लेटें रहेंगे। पहले चित्र समझते हैं। दो आपके पास प्लेट है, एक आपके प्लस क्यू आवेश वाला प्लेट है, एक आपके माइनस क्यू आवेश वाला प्लेट है। समझने का प्रयास करेंगे। एक आपके पास प्लस क्यू आवेश वाला प्लेट है और एक आपके पास माइनस क्यू आवेश वाला प्लेट है। हालांकि ये जो प्लेट है तार के द्वारा हम लोग पृथ्वी से इसको लिया करके जोड़ दिए हैं। दोनों जो प्लेट है, ये प्लस क्यू वाला प्लेट है, ये माइनस क्यू वाला प्लेट है। दोनों जो प्लेट है इसके बीच के दूरी को हमने डी मान लिया है और इसको लिया करके जो परावैद्युत पदार्थ जो द्रव्य होते हैं, सोना के स्वर्ण पत्र होते हैं, उससे हमने जोड़ दिया। इसके अंदर जो है परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसमें जो परावैद्युतांक होगा उसको के से प्रदर्शित करते हैं और जो वैद्युत क्षेत्र है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने चित्र बनाया और चित्र में कहा कि हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लस क्यू वाला प्लेट है, एक माइनस क्यू वाला प्लेट है। जो प्लस क्यू वाला प्लेट है उसको हमने किसी पदार्थ से जोड़ा है, जो माइनस क्यू वाला है उसको ले आकर हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है ई है और जो परावैद्युतांक के है और दोनों के बीच की दूरी को डी लिखते हैं। इस समय आप पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत धारिता का सूत्र। पूरा मुजबानी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आप देख ही रहे थे। आइए आप सिद्ध करते हैं कि जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, यानी ये जो समांतर प्लेट वाला सिद्ध कर रहे हैं तो इसमें दो कंडीशन बनता है। जब परावैद्युत पदार्थ माने पूरा, ये जो फिगर देख रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में पूरा परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा है, कोई भी खाली नहीं है, तब आपको धारिता का सूत्र। देखिए, जब गोले के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर, प्लेट पर आप लिखेंगे, ये जो प्लेट देख रहे हैं प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं V बाई डी। आपको याद होगा मैंने एक इसी में सूत्र आपको मैंने सिद्ध कराया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, तो ई बराबर आप V बाई एल लिखे थे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर दूरी को डी मानते हैं तो नीचे डी आ जाएगा, तो ई बराबर V बाई डी हो जाएगा। यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह दे देंगे। हालांकि इसके नीचे एक मान के V से गुणा करेंगे तो V बराबर E इंटू डी, ई का गुणा डी में ई डी हो जाएगा। और आपको मैं एक बार फिर बता दूं, आप पढ़े होंगे सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। याद करो, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर मान को आप रख सकते हैं, तो V बराबर सिग्मा डी बराबर के एप्सिलॉन ए हो जाएगा। तो V बराबर क्यू डी ए एप्सिलॉन इतना हो जाएगा। V बराबर आ जाएगा Q इंटू डी
ए के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत होता है कहाँ से आता है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सिग्मा बराबर आपका क्यू इंटू ए होता है, और इस तरीके से आप जो होता है इसके मान को रख दें। तो हम लोगों ने जो देख रहे थे कि सी बराबर कैसे क्यू बाई वी होता है, क्यू आप ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जहाँ भी है अभी के जगह पर आप देख ही रहे हैं कि क्यू डी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वी बराबर यहाँ पर आया है क्यू डी बटा में ए के इंटू एप्सिलॉन जीरो। आप सीधे वी के जगह पर क्यू इंटू डी और यहाँ पर ए के एप्सिलॉन जीरो रखेंगे, तो क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा ए के एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, जहाँ ए आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर जो ए है वह क्षेत्रफल है, के आपका परिवर्तनांक है और एप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात की वैधशीलता। अगर निर्वात की बात करता है ना तो के का मान 1 हो जाता है, तब यहाँ पर सी बराबर आपके केवल आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ऐसे कंडीशन में आपके आता है। चलिए ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट जब आप आएंगे तो संधारित्र के धारिता को प्रभावित, यहाँ पता छूट गया है, प्रभावित करने वाला कारक, यानी एक चीज़ आपके और भी पूछा जाता है कि संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अभी आपने जो सूत्र सिद्ध किया वो आपका आया था, देखिएगा सी बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, आपने सिद्ध किया तो इतना सूत्र आपके पास आया था। तो ये था आपका के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है डी, और जहाँ आप दिखा सकते हैं कि के परिवर्तनांक वगैरह है, तो देखिए पहले आप दिखा सकते हैं कि सी जो होता है ए के समानुपाती होता है, सी ए के समानुपाती होता है, यानी जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका धारिता भी उतना ही अधिक होगा, जो क्षेत्रफल है जितना अधिक होगा उसका धारिता भी उतना ही अधिक होगा। जो सी समानुपाती के को परिवर्तनांक कहते हैं, तो धारिता जितना अधिक होगा उसका परिवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा धारिता भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और जो सी बराबर आप 1/d, देखिए डी आपका व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई दो प्लेट है इनके बीच की दूरी जितना कम होगा, देखिए उल्टा आप कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी जितना कम होगा धारिता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब उसके बाद से आगे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव क्या। परावैद्युत आपने अभी पढ़ा था कि परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें हम लोग वैद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो एक और भी आता है कि धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि जब ठोसों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो पदार्थ की वैद्युत धारिता घट जाती है। ये बात जरूर याद रखेंगे, जो आपके प्लेट हैं प्लेटों के बीच में अगर आप परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इनके बीच की जो धारिता होती है घट जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक आपके पास चीज़ जो आता है जिसका नाम होता है संधारित्र का संयोजन। कैसे आप जो संधारित्र के प्लेट है उसको कैसे संयोजन करते हैं, तो बता सकते हैं कि जो संधारित्र का संयोजन होता है दो क्रमों में जोड़ते हैं। एक बार संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो बात पढ़ेंगे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो आपको थोड़ा सा मैं फिगर बता देता हूँ कि संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसा आपको दिखाई देता है। यही देखिए संधारित्र है, ये एक देखिए ये पहला संधारित्र है जिसके दो प्लेट आप देख रहे हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ये दूसरा संधारित्र है और ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये तीसरा संधारित्र है प्लस क्यू माइनस क्यू। तीन संधारित्र आपके पास हैं और इसके प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। जो पहला संधारित्र होगा उसको C1 से, जो पहला संधारित्र का धारिता होगा C1 से, दूसरा संधारित्र का धारिता को C2 से, तीसरा का C3 से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि जो इसके बीच में विभवांतर होगा इसको आप V1 लिख सकते हैं, इसको आप V2 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको V2 लिख सकते हैं और ये V3, और तीनों के लिए आकर आपने किससे जोड़ा है तो बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस वाला एक दिखाना गया और ये प्लस वाला से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब ध्यान से सुनिए, जब
संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका जो आवेश होता है समान होता है, विभव अलग अलग होता है। याद करो, जब हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो आवेश होता है समान होता है, लेकिन जो इसकी धारिता होती है अलग अलग होती है। तो इसके लिए जो सूत्र आपका बनता है V बराबर, आप पढ़े थे ना Q बाई सी, अरे आप पढ़े थे कि C बराबर Q बाई V होता है, तो V बराबर Q बाई सी हो जाएगा, क्योंकि V अलग अलग है, इसीलिए जो सूत्र आपका बनेगा V बराबर Q बाई सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आपको करना क्या है, ज़रा देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ। सीधे आपको जब इतना किए हैं तो अब इसके बाद से आपको पहले संधारित्र के लिए विभव, तो पहले संधारित्र के लिए जब विभव आप लेंगे तो V1 अलग रहेगा, बराबर Q बाई C1 एक मान लेंगे। दूसरे संधारित्र के लिए लेंगे तो V2 बराबर Q बाई C2 दो मान लेंगे, और तीसरे संधारित्र के लिए लेंगे तो V3 बराबर Q बाई C3। ठीक है, ये हो जाएगा। और समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, 1 2 3 को जोड़ने पर, ज़रा देखिए यहाँ पर 1 को V1 है, देखिए बराबर के पहले एक साथ V1 है, 2 में V2 है और 3 में आपका V3 है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, और आप बायां में ज़रा देखिए, यहाँ पर पहला में Q बाई C1 है तो Q बाई C1 लिख देंगे, दूसरा में Q बाई C2 है तो देखिए यहाँ पर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आप इसको पूरा जब विभवांतर जोड़ेंगे तो तुल्य विभवांतर आपका भी आ जाएगा, या विभव कहिए, बराबर। आप देखिए तीनों में यहाँ यहाँ भी Q बाई C1 है प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, तीनों में आवेश सेम है तो Q कॉमन ले लेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जरा देखिए, आप पढ़े भी थे ना, V बराबर क्या होता है भैया, Q बाई सी। याद करो, V बराबर क्या होता है, Q बाई सी। तो इससे V के जगह पर Q बाई आप C लिख देंगे, बराबर। ये Q वैसे ही रखेंगे और बाकी जैसे मान है वैसे ही, Q से Q कैंसिल, केवल आपका बच जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C1 और 1/C3। तो श्रेणी क्रम में इसका उल्टा आपको बता दें कि इससे सिद्ध होता है कि जब हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़े गए धारिता से इसका मान कम आता है। तो जब इस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आपका आ जाएगा। उसके बाद से देखेंगे, अब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब आपको संधारित्र को समांतर क्रम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले आपको मैं बता दूं इसका चित्र। देखिए, आपके पास 3 प्लेटें, 3 संधारित्र है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। और देखिए तीनों का, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं बात बता दूं कि ये Q1 रहेगा, ये आपका अलग रहेगा, ये Q2 रहेगा, ये Q3 रहेगा, ये C1 आपका रहेगा, ये C2 रहेगा, ये C3, लेकिन तीनों के लिए जो भी का मान होगा सेम होगा। देख रहे हैं, ये समांतर क्रम में है, ठीक है ना। और इसको जोड़े हैं कैसे, आप इसको लिया करके प्लस और माइनस वाला जो बैटरी होता है उससे आप क्या किए हैं, जोड़े हैं, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब हम लोग संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इन सब का जो विभव होगा वह एक समान होगा, लेकिन जो आवेश और धारिता होगा वह अलग अलग होगा। तो सूत्र आपके आवेश बराबर बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर आप पढ़े भी थे ना, C बराबर Q बाई क्या होता है, V होता है। सूत्र भी आप पढ़े थे, C बराबर Q बाई V है। देखिए रहे हैं, C बराबर Q बटा V। देखिए लिखा भी गया है कि विभव एक समान होता है, धारिता और आवेश अलग अलग होता है। तो आप तीसरा तीसरी गुणा करेंगे, क्योंकि आपके आवेश अलग अलग है, तो इसके नीचे एक मान का तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर CV। तो पहले संधारित्र के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 बराबर C1 भी, समीकरण नंबर 1। पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 भी, समीकरण नंबर 1। दूसरे संधारित्र के लिए तो Q2 बराबर C2 भी, समीकरण नंबर 2। Q2 बराबर C2 भी, समीकरण नंबर 2। तीसरे संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3 भी, समीकरण नंबर 3। उसके बाद से आप सीधे यहाँ पर दिखाएंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो जरा देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़े हैं आपको। आप देखिए समीकरण नंबर 1 में Q1 है, यहाँ पर Q1 देख रहे हैं। समीकरण नंबर 2 में Q2 है, Q2 देख रहे हैं, यहाँ पर है। समीकरण नंबर 3 में Q3 है। तो जोड़ेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर C1 भी
Q1 बराबर C1 भी लिखे तो इसको प्लस Q2 बराबर C2 भी प्लस Q3 बराबर C3 भी इसको। जहाँ देखिए हम पूरा आवेश को, क्योंकि एक ही आवेश है 3 भागों में बांटा है Q1 Q2 Q3 में, जब इस पूरे आवेश को आप जोड़ेंगे तो केवल Q आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए C1 भी है प्लस C2 भी प्लस C3 भी, सब में भी है, भी कामन ले लेंगे तो केवल बचेगा C1, भी निकल गया यहाँ से बाबू, यहाँ से भी निकल गया केवल C2, यहाँ से भी निकल गया केवल C3। अब देखिए Q बराबर आप पढ़े थे ना C भी, तो जहाँ Q है उसके जगह C भी रखिए और यहाँ भी से भी आप कैंसिल कर दीजिए, भी से भी कैंसिल कर दीजिए तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से जब संधारित्र को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता का जो सूत्र रहता है, तुल्य धारिता का जो सूत्र रहता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी तुल्य धारिता का पूछेगा तो उसमें केवल C ही रहना चाहिए। अभी आप समांतर क्रम में पीछे आप जोड़े, सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब आप समांतर में जोड़े तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए कुछ और बातें आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद से एक और आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। याद करो संधारित्र के कारण। तो एक नया चीज़ आज हम लोग जो अभी जो जस्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए, देखिएगा किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को चालक का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। जरा देखिए आप C बराबर Q बाई V पढ़े थे, समीकरण नंबर 1 दिखा दीजिएगा। फिर आप लिख सकते हैं कि चालक के अल्प आवेश dQ देने में किया गया कार्य, तो आप यहाँ पर dW बराबर V गुणे Q आप पढ़े हैं ना। अरे V बराबर जब W बाई Q होता है तो dQ, ये छोटा सा कार्य है, dW बराबर V इंटू dQ। और W बराबर जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ 0 से Q तक, 0 से Q तक आवेश बढ़ाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर 0 से Q और V रहेगा। और जहाँ V इंटू dQ, लेकिन V बराबर अभी आपने पढ़ा था Q बाई C। धैर्यपूर्वक W बराबर या 0 से Q दिखा देंगे, जहाँ V है उसके जगह पर Q बाई C रखेंगे। तो यहाँ W बराबर 1 बटा, अब तो मान लीजिए कि V बराबर अब रखेंगे Q बटा C, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, केवल Q बाई C रखेंगे। आपका 1/C बाहर निकल जाएगा तो 0 से Q, यहाँ पर Q इंटू dQ आपका वैसे 1 उपस्थित है। W बराबर 1/C जो बाहर वाला है वैसे ही रखेंगे। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो Q के ऊपर 1 है तो Q के ऊपर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, ऊपर Q और नीचे आपका 0 जैसे है वैसे ही आपको लिखते चलना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए W बराबर 1/C बाहर वैसे ही, Q के ऊपर 1 1 2, नीचे 2 और Q और 0 वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ से जब आपका सवाल सूत्र निकल कर आएगा W बराबर 1/, ये 2 से गुणा C में करेंगे 2C, W बराबर 1/2C और यहाँ पर Q का स्क्वायर माइनस, एक बार Q की जगह पर Q रखेंगे, Q का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 का स्क्वायर, तो W बराबर 1/2C इंटू Q स्क्वायर, तो U बराबर 1/2C इंटू Q स्क्वायर। यानी आप सही से अगर लिखना चाहते हैं तो U बराबर आपका आ जाएगा, U बराबर आपका जो आकर निकल कर आएगा 1/2, ठीक है ना, और Q स्क्वायर अपान C, 1/2 Q स्क्वायर अपान C। इस तरीके से आप चाहें तो लगा सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से आपको एक और, ये तो जो सूत्र आया है थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि आवेश और धारिता के पदों में, Q का आवेश कहते हैं, C आपको धारिता कहते हैं, तो आवेश और धारिता के पदों में आया है किसका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब एक और सूत्र मैं आपको बता दूं कि आवेश Q और विभव के पदों में, तो दूसरा जो सूत्र आपका आएगा आवेश जिसको आप Q से डिनोट करते हैं और विभव जिसको V से के पदों में, तो आप जानते भी होंगे U बराबर Q स्क्वायर अपान 2C। अभी आपने सिद्ध किया तो Q स्क्वायर वैसे ही 2 वैसे ही, और C को हटाना क्योंकि धारिता इसमें है नहीं, केवल हमें Q और क्या चाहिए, V चाहिए। तुम ध्यान रखो हमें केवल Q और V चाहिए, तो इसीलिए जहाँ C है उसके जगह पर Q बाई V लिख देंगे। उसके बाद से U बराबर 1/2 और यहाँ पर जो V होगा ये Q से स्क्वायर कट जाएगा V आपके ऊपर, तो U बराबर 1/2 और V इंटू Q हो जाएगा। U बराबर 1/2 V इंटू Q हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये सूत्र आपका सिद्ध कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और आगे जब आप चलेंगे तो नेक्स्ट के पास जब आप चलेंगे तो अगला जो आपका निकल करके आएगा उसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका कह रहा है कि धारिता और विभव के पदों में जो अगला सूत्र होगा वो धारिता और विभव के पदों में है। तो U बराबर Q² से अभी आपने सिद्ध किया था, और 1/2 ऐसे ही Q के जगह पर C भी रखेंगे, इसके ऊपर 2/C, तो आपका C² V² 2C से स्क्वायर कैंसिल, तो U बराबर 1/2 CV²। तो इस तरीके से ये भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र है जो आपके C और V यानी धारिता और विभव के पदों में आ गया। तो इस तरीके से ये पूछा जाएगा तो इसको हम लोग बता देंगे। अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक आता है, कहता है कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत बताइए तथा चित्र की सहायता से इसकी वर्णन कीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वान डे ग्राफ जनित्र आराम से आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं कि आखिर वान डे ग्राफ जनित्र होता का। देखिए जो वान डे ग्राफ जनित्र होता है इसमें पहले सबसे पहले ये अचालक दो A और B अचालक दो प्लेट होते हैं और इसके ऊपर एक चालक गोला लगा होता है। ठीक है ना, ये दो आपके प्लेट हैं, एक ए है ये भी अचालक है, एक आपका बी है ये भी अचालक है, और इसके ऊपर एक गोला लगा होता है जिसको आवेशित करना होता है। ये समझिए बात को। यहाँ पर दो घिरनी लगी होती है, एक घिरनी ये P1 है और एक घिरनी एक P2 है, और दोनों घिरनी को एक पट्टा के द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं। दो घिरनी लगी होती है, एक P1 और एक P2, और दोनों घिरनी को हम लोग एक पट्टा के द्वारा जोड़ देते हैं। उसके बाद से जो घिरनी एक होता है उसको ले आकर के हम लोग किसी मोटर के द्वारा जो चलता रहता है, जो नाचता रहता है, उससे हम लोग जोड़ देते हैं कि जब ये मोटर नाचेगा तो ये घिरनी भी नाचता है। जरा देखिए इसमें आपके दो कंघी लगे होते हैं, एक C1 होता है यहाँ पर और एक ऊपर जो कंघी लगा होता है वह C2 होता है। C1 जो होता है पट्टा पर स्पर्श करता हुआ जाता है, फिर आपको गोले को आवेशित कर देता है। तो अब ये चित्र समझ गए होंगे, एक बार और समझाते हैं। ए आपका एक अचालक स्टैंड है, बी भी अचालक स्टैंड है, और इसको एक गोला के द्वारा, गोला इसके ऊपर है जिसके ऊपर प्लस आवेश हो गया है जिससे रबड़ बेल्ट है, और इसको मोटर के द्वारा हम लोग जोड़ दिए हैं। मोटर नाचता है तो पूरा ये जो दोनों आपके P1 P2 है वो भी नाचते हैं, फिर आपके दो कंघी C1 है C2 है, दोनों को जोड़ दिया गया। तो अब देखते हैं हम लोग एक चीज़ इसमें क्या क्या आप बता सकते हैं। देखिए जरा कहेंगे इसमें कि सिद्धांत में देखिए पहले वान डे ग्राफ जनरेटर के बारे में लिखा गया है कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 के ऊपर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। यानी एक चीज़ तो आप जाने कि वान डे ग्राफ जनरेटर वह होता है जिसके द्वारा हम लोग बहुत अधिक मात्रा में विभव को उत्पन्न कर सकते हैं। सिद्धांत में कह सकते हैं कि आंतरिक गोले पर, देखिए सिद्धांत में आंतरिक गोले पर विभव का मान अधिक होने के कारण यदि हम एक चालक तार द्वारा दोनों गोले को संबंधित करें तो आवेश का प्रवाह आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर होता है। इससे बाहरी गोले का जो विभव होता है बढ़ता जाता है जब तक कि वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने के सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यही वान डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत है। संरचना में देखेंगे वान डे ग्राफ जनरेटर में लगभग 5 मीटर व्यास का एक धातु का खोखला गोला यश होता है, जो कि आपको मैंने अभी बताया। देखिए ऊपर की तरफ ये यश एक गोला है जो कि दिखा रहा है कि 5 मीटर व्यास वाला होता है। लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका रहता है। P1 और P2 घिरनी होती है जो कि एक मोटर द्वारा घुमाई जाती है तथा इन पर एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। देखिए बेल्ट आपका है, ये जो हिसाब देख रहे हैं ये आपके पास बेल्ट है, और P1 और P2 दो घिरनी है। आगे कहता है इसमें कि घिरनियों को घूमने के ऊर्ध्वाधर तल में दक्षिणावर्त घूमता है। घिरनी P1 जमीन के निकट तथा घिरनी P2 गोले के केंद्र पर रहती है। देखिए ये जो P1 है ये ज़मीन के पास है, ये नीचे वाला ज़मीन है, ज़मीन के पास है। जो P2 है वह गोले के केंद्र पर उपस्थित है। आगे घिरनी जो आगे कह सकते हैं घिरनी P1 के निकट रखा बेल्ट के सामने एक धातु की कंघी C1 होती है। देखिए एक धातु की कंघी आपके पास है C1, यही आपकी धातु कंघी है C1 आपके पास होती है। उससे उच्च वोल्टता स्रोत जैसे लगभग आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये क्या 1 लाख वोल्ट से जोड़ा जाता है। कंघी C1 फुहार कंघी
कहलाती है। जो आपके ये कंघी सीवन देख रहे हैं उसको हम लोग फुहार कंघी कहते हैं। कंघी सीटू गोले यश के से संबंधित होता है, ये बता सकते हैं। जो बातें आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं वही संरचना में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो होता है कार्य विधि में आप बता सकते हैं कि उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी सीवन के तिरछे सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण कंघी सीवन से धन आवेश का विसर्जन होने लगता है। यानी जो सीवन है उसे धन आवेश जो होता है ऊपर की तरफ जाने लगता है। और आगे सीवन के सम्मुख बेल्ट के भाग पर धनावेश आ जाता है। धनावेश से युक्त केवल यह भाग ऊपर की ओर चलकर जब कंघी सीटू जिसको संग्राहक में सीटू के सामने पहुंचता है तो प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी के सिरों पर ऋणावेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह धनावेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि कंघी सीटू के सिरों पर उत्पन्न ऋणावेश के पुनः कृकित विसर्जन होता है, जिससे बेल्ट का धनावेश समाप्त हो जाता है। इस कंघी सीटू के ऊपर जाने वाला बेल्ट का भाग उदासीन होता है, जो कि घूमकर पुनः कंघी सीटू के सामने आकर पुनः धनावेशित हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो गोला होता है उसके ऊपर हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है और इस चीज़ को आप बता सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव के मात्रक आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो जूल प्रति कूलाम होता है। तो इसमें जो आपका विकल्प नंबर जो ए है वह सही है। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है इसमें कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो तो केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर का और विभव आपको मालूम है 10 वोल्ट। तो देखिए, आप पढ़े भी होंगे 10 वोल्ट है, ई का मान 0, तो यहाँ पर 10 वोल्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला कहता है ई बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र के विभव भी की दूरी के साथ परिवर्तन होता है। तो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर विकल्प नंबर 4 डी सही है। भी टी पर निर्भर नहीं करता, भी जो होता है आर पर निर्भर नहीं करता। एक है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि गोले के केंद्र पर भी विभव 50 वोल्ट ही रहता है। उसके बाद से एक क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आज आप याद रखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होते हैं। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी है वह सही है। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होते हैं। उसके बाद से कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः ई तथा भी है। तो ई तथा भी में संबंध हम आपको बताए थे, ई बराबर भी बटा आर, यानी ई बराबर भी बटा आर कहिए या भी बटा यल, बात एक ही होता है। तो जो विकल्प नंबर ए है वह सही आपके पास है। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है बढ़ती है कि उतना ही रहती है। तो आप इसमें सीधे कह सकते हैं कि जब हम लोग पास लेकर के आते हैं तो इसमें जो है विकल्प नंबर बी आपकी सही है, बढ़ती है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, तो इस तरीके से कुछ प्रश्न हम लोगों ने देखा। उसके बाद से नेक्स्ट जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।